दूसरी तरफ देव ने पूरे शहर की पुलिस को हीर को ढूंढने पर लगा दिया था, लेकिन हीर कहीं नहीं मिली थी। वहीं देव का शक अब यकीन में बदल गया था। उसको पूरा यकीन था इन सब के पीछे सिर्फ वीर का हाथ है। रात हो गई थी, लेकिन हीर का कुछ पता ही नहीं था। सब बाहर मेन हॉल में बैठे थे। जब देव थके थके कदमों से नीचे आया तो अनीता जी ने उसका रास्ता रोक लिया। अनीता जी की भी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। देव अनीता जी से के कंधों को टाइट पकड़ते हुए बोला, मॉम आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं वीर को सही सलामत आपके पास लेकर आऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। बस आप खुद को परेशान मत करिए। आई लव यू। फिर से मेरी सांसें चलती है और मैं अपनी सांसों के बिना कैसे रहूंगा, ये बात तो आप भी जानती है ना। देव इतना कहकर आगे बढ़ गया था जब प्रियांश की आवाज गूंजी, अब तो कहाँ जा रहे हो देव। देव जाते हुए रुका और पीछे मुड़ते हुए बोला, डैड आप जानते हैं ना, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। अब मैं ही अपनी हीर को ढूंढ कर लाऊंगा। प्रियांश जी ने देव को देखा और प्यार से बोले, ठीक है, अपना ध्यान रखना बेटा, कोई खबर मिलेगा तो मुझे कॉल कर देना। तो प्रियांश जी से मिलकर चला गया था। वहीं सुमित्रा देवी बड़े आराम से खाना खा रही थी। अनीता जी देखते हुए बोली, अब उसके गम में कब तक बैठोगी बहू। खाना खा ले, मिलनी होगी तो मिल जाएगी, वरना मेरी पड़ोस में जो लड़की है वो उससे बहुत अच्छी है। सुमित्रा की बात सुनकर प्रियांश जी गुस्से से बोले, माँ आपकी सुबह की टिकट हो गई है। आपको वहाँ पर सब बहुत याद कर रहे हैं और आपकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए आप कल सुबह ही फ्लाइट से चले जाना। मैं अपने कुछ जुगाड़ आपके साथ भेजूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एयरपोर्ट से आप मेरे ही लोग पिक करके छोड़ देंगे। प्रियांश जी ये कहकर चले गए थे। वहीं अनीता जी धीरे से बोली, माँ और रोटी चाहिए। दीदी माँ के लिए रोटी लेकर आइए, और हाँ माँ सामान पैक कर देना, कहीं सुबह उनकी फ्लाइट फ्लाइट न छूट जाए। अनीता जी ये कहकर चली गई थी। वहीं सुमित्रा जी बस वो ये सोचकर बैठी थी कि ये अभी अभी क्या हुआ है। दूसरी तरफ देव की गाड़ी सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। देव लगातार फोन में से कमिश्नर से कनेक्ट था, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर खो हीर कहाँ गई है। अभी देव की गाड़ी अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी जब अचानक ही कोई उसकी गाड़ी के सामने आ गया। देव ने जल्दी से गाड़ी रोकी तो एक आदमी नीचे गिरा हुआ था। देव ने जल्दी से उस आदमी को उठाया और धीरे से बोला, आप ठीक है ना। उस आदमी को कोई चोट तो नहीं आई थी, लेकिन उस आदमी से चला नहीं जा रहा था। शायद से पहले ही पैर पर चोट लगी हुई थी। देव उस आदमी को उठाते हुए धीरे से बोला, अब ठीक है। देव की बात सुनकर उस आदमी ने के आंखें ऊपर के उठाई और जल्दी से बोला, अरे देव सर आप यहाँ कैसे। सर आपके बारे में बहुत सुना है। वो आदमी देव को देखकर बहुत खुश हुआ था। देव उसको उठाते हुए बोला, चलिए आप मेरे साथ चलिए। आपका घर कहाँ है, आइए आपको मैं घर छोड़ दूँ। देव की बात सुनकर वो आदमी देव का सहारा लेकर उठते हुए बोला, साहब हमारा घर यही है, बस गाँव में, हम चली जाएंगे, आप परेशान मत होइए, आपको जहाँ जाना है चली जाइए। देव उस आदमी को गाड़ी में बिठाते हुए बोला, नहीं मैं चला जाऊंगा, रास्ते भी काफी सुनसान है, कैसे जाओगे आप इस टाइम। चलिए मैं छोड़ देता हूँ। देव के कहने पर वो आदमी देव की गाड़ी में बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ हीर के लाल लहंगे में दुल्हन बनाकर बैठा गया था। हीर की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी, लेकिन उसके पास खड़े लोगों को उससे कोई हमदर्दी नहीं थी। हीर पूरी तरह तैयार हो गई थी और वो औरतें उसको छोड़कर चली गई थी। तभी दरवाजे से एक आदमी अंदर आया, जिसको देखकर हीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल वो आदमी बाहर चला गया था और हीर बस हैरानी से बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू और ज्यादा बह रहे थे। हीर को यकीन नहीं आ रहा था जो अभी उसने देखा वो सच था या सिर्फ उसकी आंखों का धोखा। हीर अभी कुछ सोच पाती तभी बाहर से वीर अंदर आया। वीर के हाथ में वाइन की बोतल थी और दूसरे हाथ में एक गुलाब। वीर की तरफ बेहद शिद्दत से कदम बढ़ा रहा था। वीर की आंखें हीर में कुछ खोजने की कोशिश कर रही थी और वीर की परछाई से भी नफरत हो रही थी। वीर हीर के बेहद करीब आ गया। वीर को अपने इतने करीब देख कर के हीर के हाथ अपने मंगलसूत्र पर कस गए। हीर के दिल में सिर्फ ये आवाज आ रही थी, देव प्लीज आ जाओ। वीर ने सोच लिया था अगर वीर ने उसको हल्का सा भी छुआ तो वो खुद खुद को खत्म कर देगी। इधर वीर हीर की तरफ बढ़ रहा था। हीर की आंखें जो इस वक्त रोने की वजह से लाल हो गई थी, उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल लाल था। ऊपर से उसका गोरा रंग और उस पर उसका लाल लहंगा जो उसको और भी खूबसूरत बना रहा था। वीर तो बस हीर को देख ही कर ही पागल हो रहा था। वीर की आंखें भी लाल थी। वीर हल्का सा आगे बढ़ा और अगले ही पल हीर का दुपट्टा उसके हाथों में था। हीर हैरानी से वीर को देख रही थी। वो धीरे से बोली, वीर प्लीज मुझे जाने दो, अगर मेरे देव को पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, प्लीज मुझे जाने दो वीर।
हीर की आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वीर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वीर वाइन का ग्लास हीर के चेहरे पर के पास लाते हुए बोला, सिर्फ एक रात, और उसके बाद तू हमेशा के लिए मेरी। तुझे पता है, पहले मुझे लगा था तू एक रात के लिए यहाँ लाऊंगा, फिर छोड़ दूंगा। लेकिन नहीं, अब नहीं। अब तू देखना तेरे साथ क्या होगा। तू तड़पेगी, तरसेगी, लेकिन मैं कैद में रही मेरी कैद में रहेगी। अब मैं तुझे मेरी बीवी बनाकर रखूंगा। वीर की बात सुनकर हीर गुस्से से बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारे छूने से पहले मर जाऊंगी, खुद को खत्म कर दूंगी। और वैसे भी जिसकी शादी हो चुकी हो, वो खुद को पहले ही किसी और को सौंप चुकी हूँ। तुम जिंदगी में चाह कर भी उसको अपना नहीं बना पाओगे। जिस्म से क्या मतलब, मेरे दिल में हमेशा मेरा देव रहेगा, और उसकी ही बीवी बनकर इस दुनिया से जाऊंगी। मेरे ये बात याद रखना। वीर के आगे बढ़कर गुस्से से हीर के बाल पकड़े और नफरत से बोला, तेरी ये अकड़ आज इस बिस्तर पर टूटेगी, और तेरे उस देव को फिर से ये फोटो भेजूंगा। उससे पहले अपनी मौत का मातम कर लेना। बेहद डरावनी आवाज कमरे में गूंजी तो हीर की आंखों में जो आंसू थे, वे अब एकदम से उन आंखों में चमक बिखर गई। हीर ने जल्दी से देखा, जहां देव आंखों में अंगारे लिए उसको देख रहा था। देव की आंखें इस वक्त आग उगलने को तैयार थी। वहीं हीर बस मासूमियत से देव को देख रही थी। अगले ही पल देव हीर को पास आ गया था, और देव ने वीर को देखा और जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया। देव ने वीर का कॉलर पकड़ा और गुस्से से चीखा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी हीर को छूने की। बीवी है वो मेरी, वो सड़क चलती नहीं जो तेरे जैसे कुत्ता इस तरह इसको उठा कर ले आएगा और उसको इन गंदी नजरों से देख लेगा। वीर ने पहली बार देव को इतने गुस्से में देखा था। देव वीर को बुरी तरह पीट रहा था। बाहर से कोई भी अंदर नहीं आया था। तभी वीर गुस्से से उठा और अचानक वीर ने एक मुक्का देव को जड़ दिया। वीर हंसते हुए बोला, वीर को बोलता देखकर देव के अंदर आग जल रही थी। देव ने साइड से लैंप उठाया और उसको वीर के सिर पर दे मारा। देव अब बुरी तरह वीर को लातों और मुक्कों से मार रहा था। वीर जब बेद बदमना हो गया तो तब जाकर हीर कांपती आवाज से देव को पकड़कर बोली, देव प्लीज छोड़ दो उसको, ये मर जाएगा, देव प्लीज। लेकिन देव पर कोई असर नहीं हो रहा था। देव बस नफरत से वीर को मार रहा था। इस बार हीर जल्दी से देव के सामने आ गई तो देव ने गुस्से से हीर को खुद से दूर करा और चिल्लाते हुए बोला, दूर रहना मुझसे हीर। अगर चाहती हो मुझसे कुछ गलत ना हो, वरना मैं भूल जाऊंगा इस वक्त तुम्हारी हालत कैसी है। देव की आवाज सुनकर हीर कांपते हुए बोली, तुम मुझ पर मत चिल्लाओ, मैं जानती हूँ तुम्हारे वान्या के साथ। हीर की आवाज उसके मुंह में ही थी जब देव ने उसके कंधों को टाइट पकड़ा और नफरत से बोला, मैंने कहा ना, एक शब्द और नहीं। मुझे अपने साथ गलत करने पर मजबूर मत करो। आज तुमने साबित कर दिया, तुम अभी भी बचकानी हरकतें करने में पीछे नहीं हो। देव को इतनी डरावनी आवाज सुनकर हीर अंदर ही अंदर डर गई थी। देव ने हीर का हाथ गुस्से से पकड़ा और किसी को कॉल करने लगा। उसने फोन काट कर हीर को देखा और गुस्से से बाहर चला गया। देव ने वीर को एक रस्सी से बांध दिया था और उसने बाथरूम में बंद कर दिया था। इस बीच देव अंदर नहीं आया था। थोड़ी देर बाद देव अंदर आया तो उसके साथ उसके गार्ड थे और कुछ पुलिस वाले थे। देव ने उसको देखा और गुस्से से बोला, यह आदमी आधा मर चुका है, इसको पूरा अपने साथ में ले जाकर मार दो। देव का गार्ड सुनते ही सब ने हाँ में सिर हिलाया। देव सबको देखकर आगे बढ़ गया और हीर का हाथ पकड़कर उसको खींचते हुए बाहर ले आया। बाहर देव की गाड़ी खड़ी थी। देव ने फ्रंट डोर खोला और हीर को अंदर धकेलते हुए बोला, बैठो। हीर आंखों में आंसू लिए बोली, देव मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। देव गुस्से से हीर का हाथ टाइट पकड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है हीर, रिक्वेस्ट नहीं, इसलिए चुपचाप बिना कोई ड्रामा करे गाड़ी में बैठो, वरना मुझे जबरदस्ती करने में टाइम नहीं लगता। देव की बात सुनकर हीर उसके हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से बोली, मैंने कहा मुझे नहीं जाना। हीर की ना सुनकर देव ने उसके चेहरे को पकड़ा और गुस्से से बोला, कहाँ जाना है तुम्हें? अपने चाचा के पास, वीर के पास। हीर समझ गई थी आज देव उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसलिए चुपचाप गाड़ी में बैठ गई थी। उसके बैठते ही देव ने गाड़ी स्टार्ट करी और थोड़ी ही देर में गाड़ी हवा में बातें कर रही थी। हीर को जब यहाँ लाया गया था उसकी आंखों पर पट्टी थी, इसलिए ये इलाका उसने नहीं देखा था। लेकिन अब हीर जैसे जैसे जिसे जैसे जैसे सब देख रही थी, उसका दिल डर रहा था, क्योंकि यह इलाका शहर से बिल्कुल दूर एक सुनसान इलाका था जहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। देखने से ये गांव जैसा लग रहा था। वो धीरे से बोली, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? हीर की बात सुनकर देव ने उसको कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन देव किसी गहरी सोच में खो गया था। देव जब उस आदमी को छोड़ने इस गांव में आया था, तब उसको उस आदमी के पास एक और घर नजर आया था
जो उसे थोड़ा दूर जंगल में था। देव को पता नहीं क्यों उस घर में कुछ अजीब लग रहा था। उसने उस घर के आसपास से कुछ लोगों को देखा था जो देखने में गार्ड जैसे लग रहे थे। देव उस आदमी को छोड़ के उस घर की तरफ चला गया। देव जब उस घर के पास पहुंचा तो उसे देखकर वो लोग उसको मारने लगे। अब देव सोच समझ गया था ये यहाँ कोई गड़बड़ है, लेकिन देव ने बिना कुछ बोले उन सब लोगों को कुछ ही देर में खत्म कर दिया था। अब वो चुपचाप उस कमरे की तरफ जाने लगा जो उस घर की इकलौता कमरा था। और देव ने जैसे ही सामने देखा उसके होश उड़ गए। फ्लैशबैक एंड कहाँ खो गए? मैंने पूछा है तुमसे। हीर की आवाज़ से देव होश में आया तो हीर गुस्से से उसको घूर रही थी। मैं तुम्हारी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। गॉट इट। देव की इतनी डरावनी आवाज़ पर हीर गुस्से से बोली, देव प्लीज़ तुम ऐसे मुझ पर चिल्ला नहीं सकते और गलती तुम्हारी ही है। मानने से अगर तुम मानने से अभी हीर की बात पूरी भी नहीं हुई थी। जब देव ने उसका चेहरा पकड़ा और अपने करीब करके बोला, हीर एक शब्द और नहीं। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो और अगर मेरा गुस्सा बाहर हो गया तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। हीर ने देव की बात का कोई जवाब नहीं दिया था और हीर बाहर देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वही देव का गुस्सा इस बात को सोच सोच कर बढ़ रहा था कि हीर ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे करी, और वो भी जब वीर और वान्या जैसे लोग उसके आसपास थे। और आज अगर हीर को कुछ हो जाता तो वो कैसे जी पाता। देव ने ये सोचकर गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। इस वक्त उनकी गाड़ी बेहद स्पीड से खाली सड़क पर दौड़ रही थी। हीर को जब एहसास हुआ, हीर एकदम से देव की तरफ पलट कर चीखी कि देव क्या कर रहे हो तुम, स्पीड कम करो प्लीज। देव ने हीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। देव को गाड़ी की स्पीड कम न करते पाकर हीर की आंखें जो कि आंसू से भरी हुई थी उनमें डर भी दिखने लगा था। और अचानक सामने से आते ट्रक से उनकी टक्कर होने वाली थी। हीर बहुत तेजी से चीखी लेकिन देव आराम से उस ट्रक के साइड से निकल गया था। देव ने गाड़ी रोकी और हीर की तरफ घूरते हुए बोला, क्या हुआ हीर, अब डर लग रहा है तुम्हें? वैसे तुम्हें डर नहीं लगा था जब तुम अकेले इस बारिश से निकल रही थी, तब तुम्हें डर नहीं लगा था? मुझे इस बात का जवाब दो प्लीज। तुम्हें तब डर नहीं लगा था? नहीं लगा था तुम्हें डर? तुम्हें नहीं लगा? अगर तुम उस वीर के हाथ लगी तो वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता है, और कर भी। हीर गुस्से से बोली, बस करो देव, सारी गलती मेरी नहीं है, उसमें तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो। ठीक है, मुझे जवाब दो, आकर कहाँ गए थे तुम? वान्य के पास ना? तो मुझे बताओ क्यों गए थे उसके पास, और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था तुम मीटिंग में हो? क्यों देव? देव ने नजर चुराते हुए बोला, क्योंकि मेरी मर्जी थी, उसने मिलना क्योंकि मैं चाहता था, और तुम मेरी बीवी बनकर आई हो। मुझे कैद मत करो, और ना ही मैं तुम्हारी कैद में रहने के लिए आया हूँ, समझ आया तुम्हें? हीर ने आज हैरानी से देव को देखा था। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था आखिर क्यों देव उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था। हीर अब देव का हाथ पकड़ते हुए बोली, अच्छा ठीक है, सॉरी, मेरी गलती है, लेकिन अब तुम ऐसे नाराज मत रहो प्लीज। देव देखो, मैं तुम्हारी हीर हूँ। हीर की मासूमियत देखकर देव के दिल में कुछ हुआ था, लेकिन देव गुस्से से बोला, मुझे इन बातों के में बहलाने की कोशिश मत करो हीर। इतना बोलते ही गाड़ी सिंघानिया मेंशन के अंदर चली गई थी। सामने घर देखकर हीर ने अपने आंसू पोंछे और अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर निकल गई। देव पहले तो गाड़ी में बैठा रहा, उसके बाद जोर से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारकर वो बाहर आ गया था। देव की आंखें आज अजीब सी थी जिसको कोई भी समझ नहीं पा रहा था, शायद हीर भी नहीं। देव और हीर आगे पीछे घर आए थे। हीर जैसे ही घर गई अनीता जी भागती हुई उसके गले लग गई, लेकिन उसका दुल्हन से सजा रूप देखकर अनीता जी को हैरानी हुई थी। अनीता जी हैरानी से बोली, हीर तुम ये सब, और लेकिन फिलहाल अनीता जी इस बारे में ना पूछते हुए बोली, मेरी बेटी कहाँ चली गई थी? कितना परेशान किया तूने मुझे, तुझे पता है मैंने कितना याद करा। आई रियली मिस्ड यू, और हम सब कितना डर गए थे। अनीता जी बच्चों की तरह ही शिकायत कर रही थी, जिससे हीर को और ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी क्योंकि उसने सच में बहुत बड़ी बेवकूफी करी थी। प्रियांश जी जल्दी से हीर के सामने आते हुए बोली, कहाँ थी तुम? हीर कितना डर गए थे, तो कितना डर गए थे सब। तुम ना हो तो अच्छा, कुछ अच्छा नहीं लगता। अब तुम्हारे बिना घर सुनसान लगने लगता है। प्रियांश जी की बात सुनकर हीर से झकाते हुए बोली, पापा वो मैं। हीर की बात अभी पूरी होने से पहले ही पीछे से देव बोला, ये अपनी दोस्त के यहाँ थी, वहां से नेटवर्क इशू रहता है इसलिए इसका फोन भी नहीं लगा था। अनीता जी हैरानी से बोली, पर देव ये इस रूप में हीर, तुम इतना तैयार होकर दुल्हन के रूप में क्या करने गई थी वहां? कहीं तुम हम सब से कुछ छुपा तो नहीं रही ना? देव धीरे से बोला, मॉम उसके दोस्त ने हीर को दुल्हन बने हुए नहीं देखा था, इसलिए जब मैं गया तो मुझसे जिद करने लगी, और मैं भी हीर को वापस से एक खूबसूरत दुल्हन के रूप में देखना चाहता था, इसलिए मैंने हीर को फोन करा दुल्हन का गेटअप लेने के लिए। देव देव की बात से अब ने हैरानी से उसको देखा था, इससे पहले कि कोई सवाल करता। देव धीरे से बोला,
आई थिंक हीर को आराम देना चाहिए, वो बहुत थक गई है। देव की बात सुनकर किसी ने कोई सवाल नहीं किया तो उरणीचा जी प्यार से बोली, जाओ हीर, आराम करो, सुबह बात करेंगे इस बारे में। हीर का मन बिल्कुल भी जाने का नहीं कर रहा था, लेकिन फिलहाल हीर बिना कुछ बोले चली गई थी। उसके पीछे पीछे देव भी आ गया था। देव पीछे मुड़ते हुए बोला, मुझे खाने रूम में भिजवा दीजिए। उसने कुछ नहीं खाया। देव की बात सुनकर अनीता जी ने हामी में सिर हिलाया तो अपने कमरे में की ओर चला गया। देव ने कमरे में जाकर देखा तो हीर कहीं भी नहीं थी। देव ने की नजर वॉशरूम में गई तो वहां का दरवाजा भी खुला था। देव ने बालकनी में देखा जहां हीर ठंडी हवा में अपना चेहरा आगे किए खड़ी थी। चारों तरफ बारिश की वजह से ठंड का माहौल था। देव ने हीर को देखा जो ठंड के कारण मुड़ी हुई खड़ी थी। वो धीरे से हीर के पास गया और पीछे से जाकर उसके गर्दन पर अपना सिर टिका दिया। देव की गर्म सांसें पाकर हीर की आंखें खुल गई और हीर की आंखें जो इस वक्त लाल थी, देव ने चुन से फिर से आंसुओं में भर गई थी। हीर को ठंड लग रही थी, लेकिन देव को पकड़ने से अब उसको आसपास ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा था। देव धीरे से हीर के कानों में अपने होठों को छूते हुए बोला, कितना रोना है। देव की आवाज सुनकर हीर होश में आई और पलटकर देव की आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में एक अलग सा अपनापन था जो हीर महसूस कर पा रही थी। हीर से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो देव को गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। देव ने हीर के चारों तरफ अपनी बाहों का घेरा बांधा और उसको खुद के पास करते हुए उसको गोद में उठाकर वॉशरूम में चला गया। उसने हीर को शावर के नीचे खड़ा कर शावर ऑन कर दिया। हीर के ऊपर गर्म पानी गिरने लगा। हीर ने आंखें को उठाकर देव को देखा जो इंटेंस नजरों से हीर को घूर रहा था। देव ने हीर के ब्लाउज की डोरी खोल दी तो उसका ब्लाउज जमीन पर गिर गया। उसके बाद देव ने धीरे से हीर के जेवर निकाले और उसके लहंगे की भी डोरी खोल दी। अब हीर ने भी एक भी कपड़ा नहीं पहना था। उसकी आंखें बंद हो गई थी तो देव धीरे धीरे बाहर की तरफ चला गया। देव दरवाजा बंद करते हुए बोला, मैं तुम्हें ले आऊंगा, जल्दी नहा ले। अब ये सब जो नीचे पड़ा है इसको मत छूना, ये सब डस्टबिन में जाएगा। देव ने नीचे पड़ी महंगी ज्वेलरी और लहंगे की तरफ इशारा करा तो हीर ने अपनी आंखें खोली। हीर इस वक्त देव को देख रही थी जिसकी आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं था। देव की आंखें हीर पर थी और देव हीर पर घूर रहा था। वो अचानक दरवाजा बंद करके चला गया था। हीर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और कितनी ही देर तक अपने ऊपर गर्म पानी बर्दाश्त करती रही। इस वक्त हीर के दिल में बेहद सवाल थे जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ देव के पास थे। वहीं दूसरी तरफ देव ने बाहर आकर किसी को कॉल करा और गुस्से से बोला, कैसे भी करके वो आदमी मुझे मिलना चाहिए। चारों तरफ मेरे आदमी फैला दो, जहां भी होगा, जहां भी गया होगा तो यही वापस मुझे जिंदा चाहिए। देव ने इतना कहते हुए फोन काट दिया था। तभी देव का ध्यान गेट पर गया जहां सर्वेंट हाथों में खाने और चाय की ट्रे लिए खड़ा था। देव ने उसको अंदर आने का इशारा करा और वॉशरूम की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद भी जब हीर नहीं आई तब देव ने गुस्से से वॉशरूम का दरवाजा खोला जहां सामने हीर छिपी हुई बैठी थी। हीर के ऊपर पानी पड़ रहा था। देव ने गुस्से से शावर बंद करा और हीर को देखा जो इस वक्त बिल्कुल पानी में भीगी हुई थी। देव ने घुटनों के बल बैठकर हीर के खुले कंधों को टाइट पकड़ा और गुस्से से बोला, मेरी आंखों में देखो। ही इस वक्त बिल्कुल शांत थी। उसके दिल में एक तूफान सा था जो शांत नहीं हो रहा था। वो आंखें उठाकर बोली, उसने मुझे छुआ इसलिए तुम्हें मुझसे नफरत हो गई है, क्योंकि सब मर्दों की तरह तुम्हें भी मेरे जिस्म से प्यार था ना। अब वो प्यार नहीं मिला, मिला तो नफरत हो गई है मुझसे। हीर की बात पर देव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसकी आंखें गुस्से से जलने लगी थी। लेकिन इस वक्त देव हीर को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन हीर लगातार देव को गुस्सा दिला रही थी। देव ने हीर को मुंह पकड़ा और नफरत से बोला, हीर अगर तुम एक शब्द और बोली तो याद रखना मैं गलत में कुछ गलत कर दूंगा। देव की बात पर हीर ने उसका हाथ झटका और नफरत से बोली, मुझसे दूर रहना। हीर जैसे ही उठने लगी देव ने उसको गोद में उठाया और बाहर ले गया। वो लगातार देव से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देव गुस्से से उसको घूर रहा था। देव ने हीर को बेड पर लिटाया और गुस्से से बोला, हीर तुम है, अब आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरे गुस्से और सब्र का इम्तिहान मत लो वरना पछताना पड़ेगा। खाना खाओ और सो जाओ, बस खत्म बहुत। देव जैसे ही उठने लगा हीर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझे जरूरत है तुम्हारी। हीर के चेहरे पर एक सुकून दिखाई नहीं दे रहा था। देव ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कैसी जरूरत हीर। हीर मुंह फेरते हुए बोली, जो चीज तुम जानते हो उसका सवाल मुझसे मत करो। एक पत्नी को अपने पति की जरूरत है, मेरा गम भुलाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। हीर की बात पर देव ने उसको घूरा और खाने की तरफ बढ़ते हुए बोला, हीर फिलहाल मेरे अंदर आग जल रही है, मैं गुस्से में तड़प रहा हूँ और बेवजह गुस्सा तुम पर उतर जाएगा, इसलिए प्लीज हीर। हीर देव की बात पर बिस्तर पर लेट गई और देव खाने की ट्रे ले लाता हुआ बोला, चुपचाप बिना कोई ड्रामा करे उठो और मुझे कुछ नहीं सुनना। हीर मुंह ढकते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना मुझे भूख है। हीर की बात पर देव ने उसका हाथ पकड़ा और उसके उठाते हुए बोला, मुझे नहीं सुनना। हीर, मैंने कितनी बार बोला मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। देव की आंख लाल हो गई थी जिसकी वजह से हीर थी, लेकिन हीर भी इस बात से अनजान थी। देव ने बिना कुछ बोले निवाला बनाकर हीर के मुंह में रख दिया था। हीर को भूख लगी थी इसलिए उसने खाना बिना कोई ड्रामा करे खा लिया था। देव ने उसको घूरा और चाय का कप बढ़ाते हुए बोला,
इसको खत्म करो। देव ने बाहर देखा तो बारिश अपने जोरों शोर पर थी। उसने पर्दा करके दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि ठंडी हवा सीधे कमरे में आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ हीर ठंड में कांप रही थी। देव अपना कप लेकर लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। हीर को बुरी तरह खांसी हुई। देव जल्दी से हीर के पास गया तो हीर बुरी तरह खांस रही थी। हीर अभी भी बिना कपड़ों की थी। देव ने हीर को देखा और उसको पानी देता हुआ बोला, पियो उसको। लेकिन एक बार फिर हीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोली, देव मुझे जरूरत है। देव ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा। हीर, मेरे अंदर गुस्से की आग जल रही है, क्या चाहती हो तुम? हीर धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी तो देव ने उसके चेहरे को देखा और अपना हाथ उसके गाल पर रखते हुए बोला, मैंने मना करा ना, सुनाई नहीं देता? ये दूसरी बार था जब देव ने हीर को मना कर दिया था। देव बिना कुछ बोले हीर के सामने आकर बैठ गया था। हीर ना समझी से देव को देखने लगी। देव ने हीर का चेहरा पकड़ा, उसके करीब होते हुए बोला, सुबह उठकर मुझे मत कहना, फैसला तुम्हारा है। हीर, इतना कहकर देव ने हीर के होठों को अपनी कैद में ले लिया था। देव हीर के होठों को बुरी तरह काट रहा था, या कहो किस कर रहा था, और उसकी ये हरकत हीर नोटिस कर रही थी। देव हीर के होठों से फिर उसकी गर्दन पर आ गया था। वो धीरे धीरे हीर की गर्दन पर अपने प्यार के निशान बना रहा था। देव ने हीर का हाथ पकड़ा और उसको ऊपर करते हुए बोला, हीर, तुमने क्यों किया? मना करा था ना मैंने तुम्हें, क्यों नहीं सुनी तुमने मेरी? हीर उस वक्त देव के एहसासों में खोई हुई थी, इसलिए उसको देव की बात समझ नहीं आ रही थी। देव ने हीर के गर्दन पर धीरे धीरे लिख करना शुरू कर दिया था। हीर के गहरी सांसें उस कमरे में गूंज रही थी। बाहर बारिश इतनी तेज थी लेकिन हीर के एहसास उससे ज्यादा गहरे थे। देव अब उसकी गर्दन से होते हुए उसकी कमर पर आ गया था। देव ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे तो हीर ने बेडशीट पकड़ ली। देव ने वापस से हीर को पलटा और उसकी आंखों में देखा, मगर फिर अचानक हीर की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि देव अब उसको बुरी तरह प्यार कर रहा था। देव का चेहरा हीर की गर्दन में छुपा हुआ था और हीर की आवाजें कमरे में गूंज रही थी। हीर का दर्द हो रहा था लेकिन फिलहाल ये सब उसने ही कहा था और देव ने पहले ही उसको बोला था और अब उसको देव को झेलना था। हीर की आंखें बुरी तरह आंसुओं से भीगी थी। 2 घंटे बाद देव और हीर और देव अलग हुए। हीर आंसुओं से भीगे चेहरे को लेकर सो चुकी थी। देव ने हीर का चेहरा देखा जहाँ साफ आंसू थे। उसने उसके चेहरे को झुक करके हल्का सा छुआ और उसके सिर पर किस करते हुए बोला, मैंने कहा था ना मुझे इस वक्त कुछ मत कहो, लेकिन तुम्हारी जीत के लिए आज मैंने तुम्हें चोट पहुंचा दी। ये कहते हुए देव ने अपने कपड़े पहने और बाहर बालकनी में चला गया जहां बारिश और ठंडी हवा अपने जोरों शोर पर थी। देव ने बाहर देखा लेकिन तभी उसको अपने सीने पर किसी की नाजुक उंगलियों का एहसास हुआ। देव समझ गया था ये हीर है। देव ने जल्दी से हीर का हाथ पकड़ा और उसको आगे करते हुए बोला, तुम्हें सोना नहीं है? हीर देव के सीने पर सर रखते हुए बोली, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही और तुम भी तो मेरे पास नहीं हो। पता नहीं कैसे अजीब सा बिहेव कर रहे हो। देव हीर को खुद से अलग करते हुए बोला, तुम्हें सोने को बोला है ना? हीर, सो जाओ, यहाँ ठंड बहुत है, तुमने कुछ नहीं पहना। चलो जाओ। हीर जिद करते हुए बोली, नहीं, जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं सोऊंगी। बात खत्म। अब तुम सोच लो तुम्हें चलना है या नहीं। देव गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, चलो जाओ, चलो आओ। हीर ना समझी से देव की तरफ देखते हुए बोली, तुम आजकल मेरी सब बातें इतनी जल्दी से क्यों मानने लगे हो? सब ठीक है ना? देव ने हीर का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके बेड पर लेटाता हुआ बोला, तुम बहुत जिद्दी हो गई हो इसलिए तुम्हारी सब बातें माननी पड़ती हैं। हीर देव की तरफ घूरते हुए बोली, क्या सच्ची में सिर्फ इसलिए? हीर की बात पर देव ने उसकी आंखों में देखा और हाँ में सर हिलाया। तभी देव का फोन बजने लगा। देव ने फोन देखा जिस पर उसके असिस्टेंट का कॉल था। उसने फोन को बंद करके उल्टा कर दिया था। हीर जो सोने की कोशिश कर रही थी अपनी एक आंख खोलते हुए बोली, तुम मुझे बताना, मेरे सामने फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? हीर की बात सुनकर देव ने फोन उठाया और उसको स्पीकर पर डाल दिया। हीर ने मुस्कुराकर देव को देखा और आंखें बंद करके लेट गई। वहीं देव के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। देव हीर की गर्दन के पास अपना चेहरा रखकर सो गया था। सुबह 7 बजे देव की आंख खुली तो बारिश अभी भी अपनी तेज रफ्तार से हो रही थी और हीर ठंड से सिकुड़ी हुई सो रही थी। देव ने हीटर ऑन करा और हीर की तरफ देखा। देव ने हीर को अच्छे से कवर करा और चेंज करके नीचे आ गया। उसने आते भी बालकनी का दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया था ताकि हीर को ठंड ना लगे। वहीं दूसरी तरफ देव जल्द नीचे आया। अनीता और प्रियांश जी दोनों बैठे चाय पी रहे थे। देव ने अनीता जी को देखा और अनीता अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, दादी चली गई? देव की बात सुनकर अनीता जी ने देव को देखा और धीरे से बोली, नहीं, अभी नहीं, शाम में है फ्लाइट उनकी। अभी मौसम भी सही नहीं है, बाहर देखा कितनी बारिश हो रही है। अनीता जी ने देव को बैठने का इशारा करा तो देव बिना कुछ कहे सीधा बाहर की तरफ निकल गया। अनीता जी धीरे से बोली, इसको क्या हुआ? हीर से कोई लड़ाई हुई है? प्रियांश जी उठते हुए बोले, जो भी हुआ है मुझे नहीं लगता हमें पति पत्नी के बीच बोलना चाहिए। जो हुआ होगा वे दोनों सुलझा लेंगे। फिलहाल मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बेहतर होगा माँ से ज्यादा कोई बात मत करना और हीर को भी कहना वो उनके सामने कम से कम आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता बच्ची का दिल दुखे।
अब पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है और जहाँ तक मेरा ख्याल है कहीं अपनी किसी दोस्त के यहाँ नहीं थी। वो जहाँ भी थी इसका पता मैं आसानी से लगा सकता था, लेकिन अगर देव ने नहीं बताया तो शायद वो चाहता हो हम उन दोनों की प्राइवेसी में दखल अंदाजी ना करें, इसलिए तुम भी उनसे कुछ मत पूछना। प्रियांश जी समझाने पर अनीता जी ने हाँ में सिर हिलाया तो प्रियांश जी ने भी उसकी तरफ देखा और तेज कदमों से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ 10 बजे ही की आंख खुली थी। उसको अपना बदन टूटता हुआ महसूस हो रहा था। हीर काफ़ी देर तक बिस्तर पर पड़ी रही क्योंकि अब उसको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। एक तो हीटर और उसके गर्म बिस्तर। हीर ने जल्दी से अपनी साइड में हाथ फेरा लेकिन देव कहीं नहीं था। हीर उठकर बैठ गई थी। उसका टाइम देखा 10 बजे थे। वो थोड़ी देर लेटी रही, उसके बाद उठकर बैठ गई, लेकिन तभी उसका ध्यान खुद पर गया तो उसकी आंखें शर्म से झुक गई। उसके गाल लाल हो गए थे, लेकिन उसको एक बात समझ नहीं आ रही थी। वो और देव ना जाने कितनी बार करीब आए थे, लेकिन इस बार उसको एक दर्द का एहसास हो रहा था। ए, हर बार तो ऐसा नहीं था। हीर अपनी सोच में गुम थी जब अचानक उसका फोन बजा। हीर ने सामने देखा तो देव का नाम चमक रहा था। वो जल्दी से फोन उठाकर बोली हेलो। सामने से देव धीरे से बोला तैयार रहना, शाम को एक शादी में जाना है। हीर हेलो हेलो करती रह गई थी, लेकिन देव ने तब तक फोन काट दिया था। वहीं दूसरी तरफ हीर अपना सीट पकड़े बैठी रही। उसके बाद उठकर वॉशरूम में चली गई। जब तक वो बाहर आई ठंडी हवा चल रही थी। हीर ने अपने बालों को सुखाया, उसके बाद खुद को अच्छे से कवर करके नीचे आ गई। नीचे कोई नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, जहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो सीधे किचन में आ गई जहाँ सर्वेंट अपने काम में बिजी थे। हीर को देखकर एक औरत जल्दी से बोली बहू रानी आपको क्या काम है। हीर चाय के लिए पानी रखते हुए बोली मुझे चाय बनानी है दीदी। उसकी बात सुनकर उस औरत ने धीरे से हीर को देखा और उसके हाथ से चीनी का डिब्बा लेते हुए बोली मैं बना देती हूँ बहू रानी। उसके बर्ताव पर हीर हंसते हुए बोली दीदी मैं भी ये काम करती हुई आई हूँ, इतनी बड़ी बात नहीं है, लाइए मैं कर देती हूँ। उसकी बात पर वो औरत मुस्कुराते हुए वो काम में लग गई, लेकिन फिर अचानक उसको कुछ याद आया और वो हीर की तरफ मुड़ते हुए बोली बहू रानी बड़ी मैडम दादी के साथ कहीं गई है, उन्होंने कहा है आप नाश्ता कर लेना, उन्हें आने में देर होगी, शाम तक आने का कहा है। हीर मुंह बनाते हुए बोली इसका मतलब माँ भी घर पर नहीं है, देव भी नहीं है, मैं अब अकेली बिल्कुल बोर हो जाऊंगी। उसने चाय का कप उठाया और मैं हॉल में से होती हुई गार्डन एरिया में आ गई। बारिश से हर चीज धुली हुई नजर आ रही थी। अभी भी थोड़ी बहुत बूंदें आ रही थी। हीर फूलों को निहार रही थी। उसको हमेशा से ही ये चीजें बहुत पसंद थी। फिर अचानक से उसको कुछ ख्याल आया और हीर अपने कमरे की तरफ आ गई, जहां आज पता नहीं क्यों उसका दिल बहुत खुश था और जिसकी वजह से उसको अभी नहीं पता था। हीर ने अपना फोन उठाया और एक डिजाइनर को कॉल करा जिससे एक बार देव ने उसको मिलवाया था। हीर आज देव के लिए दिल से तैयार होना चाहती थी, इसलिए वो भी जी भर कर तैयार होना चाहती थी। और शादी के बाद ये पहली बार था जब उसको किसी शादी में जाना था। थोड़ी देर बाद बाहर एक गाड़ी आकर रुकी तो हीर जल्दी से बाहर की तरफ भागी। उसने सामने देखा तो एक बहुत ही स्टाइलिश सी औरत जिसने जिसके बाल गोल्डन थे और कंधे तक आ रहे थे। उस औरत के पीछे 3 लड़कियां थी जो उसके साथ थी। वो औरत हीर से बहुत ज़्यादा प्यार से गले मिलते हुए बोली हाय मिस सिंघानिया, नाइस टू मीट यू। हीर भी उस औरत की तरफ देखते हुए बोली थैंक यू रूबी, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मुंबई की सड़कें और ख़राब मौसम। हीर की बात पर वो औरत फिर से गर्मजोशी से हीर के गले मिलते हुए बोली अरे मिसेस सिंघानिया, ये बात आपसे बोलनी चाहिए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। खैर चलिए आपको आज ऐसा तैयार करेंगे सर की नज़रें नहीं हटेगी। रूबी की बात पर ही हीर उसके साथ अंदर चली गई और बाकी लड़कियां भी पीछे पीछे चली गई। हीर जब कमरे में गई तो बारिश हल्की हो चुकी थी। हीर ने सर्वेंट से रूबी और उसकी टीम के लिए चाय पानी लाने को बोल दिया था। रूबी आते ही हीर के बालों को देखने लगी जो बेहद लंबे और खूबसूरत थे। रूबी हीर के बालों को देखते हुए बोली मिस संगानिया, मुझे लगता है आपको बालों को अच्छे से कट की ज़रूरत है, क्यों ना मैं इनका अच्छा सा हेयर कट कर दूँ। रूबी की बात सुनकर हीर जल्दी से बोली नहीं रूबी, मुझे लंबे बाल पसंद है और देव को अभी लंबे बाल पसंद है, इसलिए आप एक काम करिए मेरे बालों का अच्छा सा हेयर स्टाइल बना दीजिए। हेयर की बात रूबी ने हाँ में गर्दन हिलाई और थोड़ी देर बाद उनकी टीम हीर की खूबसूरती को और ज्यादा निखारने लगी थी। थोड़ी देर में रूबी का काम खत्म हो गया था। उसने हीर के चेहरे को फाइनल टच दिया और उसके देखते हुए बोली आप ड्रेस चेंज करके आइए, उसके बाद थोड़ा सा मेकअप बचा है और हेयर स्टाइल बचा है वो कर दूंगी। हीर ने हाँ में सर हिलाया और बाथरूम की तरफ चली गई। सर्वेंट भी चाय लेकर आ गई थी। कुछ देर बाद जब हीर बाहर आई तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। हीर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी ब्लैक साड़ी जो उसके गोरे बदन पर चमक रही थी, उसके लंबे बाल जो भी अभी स्ट्रेट थे और उसके लाइट सा मेकअप। रूबी चाय का कप रखते हुए बोली इसको कहते हैं खूबसूरती।
अब मैं आपका थोड़ा-सा स्मोकी मेकअप करूँगी जो कि आपके लिए बेस्ट होगा और जो कि ड्रेस से भी मैच करेगा। रूबी की बात सुनकर हीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और मासूमियत से बैठ गई। रूबी और उसकी टीम के हाथ फिर से हीर के चेहरे और उसके बालों पर चल रहे थे। इन सब में ही शाम के 7 बज गए थे। रूबी और उसकी टीम फाइनली हीर के चेहरे और उससे अलग हुई थी। रूबी ने हीर को देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रूबी अपनी टीम को देखते हुए बोली, रियली इतनी खूबसूरत मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। रियली यू आर सो ब्यूटीफुल मिस सिंघानिया। आज देखना आपके हस्बैंड आपको देखकर कितने खुश होंगे। रूबी ये कह ही रही थी तभी उसकी टीम की लड़कियां उसको देखते हुए बोली, मैम आपके हस्बैंड कहाँ हैं? नाम सुना है पर देखा नहीं। हीर ने मुस्कुराकर उससे लड़की को देखा और उससे कुछ कहने ही वाली थी जब अचानक बाहर से अंदर देव आया। देव ने हीर को देखा और जैसे ही नजरें हटाना भूल गया। जैसे देव की नजर हीर से नहीं हट रही थी वैसे ही लड़कियों की नजर उससे नहीं हट रही थी। रूबी ने भी आज तक देव को टीवी पर ही देखा था पर रियल में देव और भी ज्यादा हैंडसम था। देव ने अपने ऊपर जब किसी की नजर महसूस करी तो देव ने गुस्से से उस डायरेक्शन में देखा जहां सब उसको देख रही थी। उसने सबको देखा और गुस्से से बोला, व्हाट? मेरे चेहरे पर कुछ लिखा है जिसको पढ़ने में तुम कोशिश कर रही हो। देव की आवाज सुनकर रूबी होश में आई और जल्दी से बोली, आई एम रियली सॉरी मिस्टर सिंघारिया बट यू आर लुकिंग सो हॉट। रूबी के मुंह से ये बात फिसल गई थी। देव ने रूबी की बात सुनकर अपनी आईब्रो ऊपर करी और गुस्से से बोला, गेट लॉस्ट। दो की बात सुनकर हीर गुस्से से बोली, देव क्या बदतमीजी है, घर में आए मेहमानों की इज्जत करी जाती है, ये सब क्या कर रहे हो? देव ने हीर को देखा और उस पर नजरें हटाता हुआ बोला, अभी तक यूं, लेकिन जैसे रूबी के असर ही नहीं हुआ था। रूबी फिर से बोली, सर आपकी वाइफ कितनी खूबसूरत लग रही है ना, ये मेरे कमाल है। रूबी का देव ने हीर का हाथ पकड़ा और उसके खुद के करीब करा। देव ने हीर के चेहरे को देखा और उसके चेहरे को गौर से देखने के बाद बोला, मेरी बीवी वैसे ही खूबसूरत है। तुमने उसमें अलग से कुछ चार चांद नहीं लगाए बल्कि तुमने उसकी असलियत छुपा दी है। अब यहाँ से जाओ, जो काम करने आई थी वो हो चुका है। हीर ने जब बात बढ़ती देखी तो जल्दी से बोली, आप चाहिए मैं पेमेंट कर दूंगी। हीर की बात सुनकर रूबी ने एक नजर देव को देखने के बाद चली गई थी।